इंडिया खुद लड़ना नहीं चाहता, लेकिन मसला सारा ये है कि इंडिया के अंदर मोदी एक कैफियत ऐसी पैदा कर ली है कि वो समझता है कि हर बंदा जो है वो विष्णु का अवतार है। मेरा वादा है, मैं तालिबान को मैं अमेरिका इंडिया की सरहद पे ले आऊँगा। कागजी जहादी बैठे हुए यहाँ पर जिंदगी में, सारी जिंदगी 4 दिन जहाज, ये सारे वो लोग थे जो मुशर्रफ के ज़माने में तालिबान को गालियाँ दिया करते थे। ये सारे वो लोग थे जो मुशर्रफ के ज़माने में तालिबान को खूनी दरिंदे पता नहीं क्या क्या करते। जनरल ज़िया की पॉलिसी जो डॉक्ट्राइन थी ठीक थी इंडिया के रिलेटेड? ठीक थी, पर एटम बम रखने वाली ताकत जो है वो अग्रेसिव ना हो तो दुनिया में कौन अग्रेसिव होगा? छोटे छोटे मुल्क, नेपाल जैसे मुल्क अग्रेसिव हो जाते। आपने मुशर्रफ की बात की है तो अक्सर अपने प्रोग्राम्स में, और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आपको कई बार सुना कि हमारी आर्मी कस्टोडियन है। अगर गज़वातुल हिंद के पर्सपेक्टिव में बात की जाए, जब कश्मीर का इशू हुआ, आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में एक तकरीर भी की, 40 मिनट की आपकी तकरीर थी, और आपने लास्ट में कहा कि खुरासान और फिर जो हमारी आर्मी है ये कस्टोडियन है, कि ये एटमी असासे कौन इस्तेमाल करेगा, ये उसकी कस्टोडियन है। जब हमारी आर्मी उस मिराज की कस्टोडियन है तो फिर अदारों में अगर जनरल मुशर्रफ जैसे लोग बैठे हों तो फिर ये बात, जब आप चौकीदार रखते हैं घर में तो आप क्या समझते हैं? उसको बंदूक आती हो, उसको अपना मतबत गट्ठा तगड़ा हो, चाको चबंद हो, यही करते हैं ना। आप ये नहीं देखते वो कहाँ से आया है, वो पठान है, बलोच है, सिंधी है, महाजर है, ईसाई है, यहूदी है, क्या है, चौकदार। पाकिस्तान आर्मी की जो एसेट्स हैं ना इस वक्त, ये गज़वा हिंद के एसेट्स हैं। गज़वा हिंद जो होना है वो शुरू होना बैतुल मक़दस से। बैतुल मक़दस से एक खलीफा जो है वो लश्कर रवाना करेगा। वो लश्कर जब यहाँ पहुँचेगा उस वक्त दुनिया में पूरी जंग बिल्टअप हो चुकी हुई, तो फिर ये आर्मी जो है इसके एसेट उसके काम आएंगे। ये आपका ईमान है? ईमान नहीं, रसूलुल्लाह की हदीस है। ये एसेट काम आएंगे, आर्मी की बात नहीं कर रहा, एटमी एहसास से काम आएंगे, बाकी चीज़ें काम आएंगी, ये ऐसे, और वो पूरी की पूरी 7 लाख फौज काम आएगी। आज अगर ये हिकमत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होती है, आज अगर एक ऐसा आदमी हो जो कि दाढ़ी वाला, पगड़ी वाला और सारा कुछ हो, और वो चाह के कहे मैं इंडिया पे चला दूंगा, तो आपके एहसास से अगले दिन जो है दुनिया पूरी आके ले जाएगी। एक वक्त तक उसको महफूज रखना है, उसके लिए बेहतरीन यही है कि ऐसा ही आदमी होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियो पॉलिटिकल सूरत हाल, ये जो आजकल तालिबान के हवाले से बयानात की बात हो रही है, आपने प्रोग्राम भी किया, यूट्यूबर्स को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया कि इन्हें तस्दीक कर लेनी चाहिए, कुछ आपके अगेंस्ट भी बोले हैं, आपने जवाब नहीं दिया, आपने देखा भी। हकीकत क्या है इस बयान की? क्या तालिबान को वाकई ये वो तालिबान है इस बात पर डटे हुए हैं कि कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटरनल मामला है और हम कुछ भी नहीं करेंगे? मैंने आपसे पहले कहा कि मैंने तालिबान का मौक़िफ़ दिया था। हाँ जी। पाकिस्तान के जिस किसी को भी ख्वाब आता है वो ख्वाब आता रहे। मेरी तालिबान से बराह रास्त बात हुई थी और उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कश्मीर उनका इंटरनल मसला है या क्या है। और पहली बात है, आप उनको हुक्मरानी आप देते नहीं हैं और बयान आप उनसे लेने शुरू हो जाते हैं। किसको जिम्मे? उन्होंने कहा हमने एक एग्रीमेंट किया है अमेरिका को निकालने के लिए कि हम अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसीलिए जिस वक्त ये एग्रीमेंट हुआ है उसके अगले दिन अल-कायदा जितने भी वहाँ थे उन्होंने अपने मुजल्ले का नाम नवाए अफ़गान जहाज़ के बजाय नवाए ग़ज़वतुल हिंद कह दिया था। और अल-कायदा चूँकि अफ़गानिस्तान की आज़ादी के लिए कर रही थी तो अफ़गानिस्तान सारी इंडिया शिफ्ट हो जाएगी। अब जहाँ लड़ाई है वहीं होनी चाहिए। अब पाकिस्तान के दिल में लोगों को मड़ोड़ उठता है कि जी वो जाके लड़ते क्यों, तुम पहले लड़ो, वो भी आ जाएंगे। मेरा वादा है कि जितने एंकर्स, जितने जो मुजाहिदीन हैं बड़े बड़े लगे हुए, और ये जो कह रहे हैं कि जी तालिबान लड़े वहाँ जाके, वो वहाँ पर पहुँचे, मैं तालिबान को मैं लेके आऊँगा वहाँ पर। मैं तालिबान को मैं अमेरिका इंडिया की सरहद पे ले आऊँगा अगर ये जाके सरहद पे जाके लड़ना शुरू हो जाए, बंदूक उठा के चले। कागजी जहादी बैठे हुए यहाँ पर जिंदगी में, सारी जिंदगी 4 दिन जहाज, ये सारे वो लोग थे जो मुशर्रफ के ज़माने में तालिबान को गालियाँ दिया करते थे। ये सारे वो लोग थे जो मुशर्रफ के ज़माने में तालिबान को खूनी दरिंदे पता नहीं क्या क्या करते। आज सिर्फ नेटवर्क की रेटिंग लेने के लिए कमाल, छोड़े ना, किसी के खिलाफ बात क्या करें। आपके डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम से काफ़ी करीबी ताल्लुकात थे। आजकल उनके रमज़ान के महीने में तो काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, उनकी जो पेशन गोइयाँ थी। हमें डॉक्टर साहब का मुतबादल भी आज तक नहीं फिर मिल सका, क्या कहेंगे?
मुतबादल होते भी नहीं होते, ये बहुत गलत बात है कि मुतबादल, हर बंदा अपनी जिहत अपने हिसाब से होता है। देखें मेरी बात सुनें, अगर मौलाना मौदूदी आज से कोई 400 साल पहले पैदा हो जाते तो मौलाना मौदूदी की वो कैफियत वो ना होती, क्या करते हो? ना मॉडर्न साइंस थी, ना मॉडर्न मीडिया आ चुका हुआ था, ना आप कुरान को उस तरह साइंसी तौर पे साबित कर सकते जैसा मौलाना मौदूदी ने किया उस सालात के वाक़यात के साथ, ना मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिसको आप कंडेम करते। इसी तरह सर सैयद जिस वक्त आए थे तो बहुत सख्त मुतासर थे, वो अपने हिसाब से थे। हर अहद का हर आदमी अपने हिसाब से होता है और अल्लाह तबारक ताला हर अहद के आदमी को उस हिसाब से पैदा करता है। इब्न तैमिया जो हैं वो पीछे चले जाते तब मसला था, इमाम अबू हनीफा अगर आज पैदा होते तो शायद आज कुछ भी ना कर पाते। तो एक मुतबादल नहीं ढूंढा करते, बंदा नया होता है, हर बंदा अपने हिसाब से होता है। डॉक्टर साहब की कंट्रीब्यूशन है जो पूरी ज़िंदगी चलती रहेगी, बड़े कमाल के आदमी थे, और उनकी जो पेशगोइयाँ हैं बुनियाद उनकी थोड़ी हैं, वो तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों का जब बंदा खवास हो जाता है उसकी बात गलत नहीं होती। इसीलिए वो लोग जो कभी के ज़माने में चूँ चूँ चाचा करते, जावेद गामदी समेत ये सारी घड़ी हुई हदीसें हैं, और भी डॉक्टर परवेज़ भी, अपना सर सैयद भी यही कहते थे सारी घड़ी हुई हदीसें हैं, ना गज़वा हिंद होना है, ना वहाँ इराक़ की लड़ाई होनी है, ना शाम की लड़ाई होनी है, ये लोगों ने बड़ी, या ना मैदी ने उठना है। आज वो हदीसें बेशक उसकी ऑथेंटिसिटी जानो या ना जानो, वो हदीसों ने साफ बता दिया ये है मेरे रसूल की बात। पाकिस्तान की जो इंडिया के हवाले से अग्रेसिव डिफेंस पॉलिसी हुआ करती थी, जिसे किसी दौर में ज़िया डॉक्ट्राइन भी कहा जाता था। हमारे मुल्क में कुछ भी हो जाए, जिस तरह आप कहते हैं कि कोई बात हो जाए जी ये हो रही है तो सोचते हैं इसी तरह के, कुछ भी मुल्क में अंदर हो जाए तो कहते हैं कसूरवार जनरल ज़िया था। जनरल ज़िया की पॉलिसी जो डॉक्ट्राइन थी ठीक थी इंडिया के रिलेटेड, और क्या आप समझते हैं कि जब हम इस पॉलिसी से हटे, जो उन्होंने कहा था कि क्रश इंडिया इन 1000 कट्स, वो गलत था, हमने यू टर्न लिया इंडिया के? देखिए पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम कहा जाता है शुरू किसने किया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। एटमी धमाका किसने किया? नवाज शरीफ ने। इन दोनों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। कंट्रीब्यूशन उसका होता है जिसने एटम बम बनाया। पाकिस्तान का एटम बम 1984 में ज़िया उल हक ने बनाया था, और सिर्फ ज़िया उल हक का एटम बम है, किसी और का नहीं। मैं किसी और की कंट्रीब्यूशन नहीं समझता, और उसकी एग्रेसिव पॉलिसी की वजह से बना। वो जब गया था उस वहाँ पर जब क्रिकेट डिप्लोमेसी में, तो उसने साफ जाके कहा था कि हमारे पास है, हम फिर उसको चिड़ियाँ नहीं चेकेंगे अगर तुमने हमारे पर कुछ करना। और राजीव गांधी सर से पाँव तक कांप गया था कि ये क्या कह रहा है। और आपको याद होगा कि मुशाहिद हुसैन को बाकायदा कुलदीप नैयर को बुला के बाकायदा कोटा का विज़िट कराया गया था कि ये देख लो हमने क्या बना लिया। जिसने बनाया बम उसी का है, ना जिसने चलाया उसका है, ना जिसने आगाज़ किया उसका है। क्योंकि अगर वो ज़्यादा देर तो क्या कर लिया था 77 तक उसने कुछ भी नहीं किया था। एटम बम जो है पाकिस्तान का ज़िया उल हक की एग्रेसिव पॉलिसी, इधर भी एग्रेसिव थी अफगानिस्तान में। एटम बम आपने को कदीर खान के दिमाग में चीज़ें तो मौजूद थी, वो चीज़ें तो हर एक के दिमाग में होती हैं। आपके पास सामान कहाँ से आया? आपको पता है कहाँ से आया? आपने कोई इंटरनेशनल मार्केट से खरीदा? कोई राज ज़िया उल हक नहीं, ज़िया उल हक सब तो राज सबको मालूम है। आपको सबको मालूम है कि किस तरह बीसीसीआई क्यों तबाह किया गया। इसलिए तबाह किया कि बीसीसीआई ने अपने अकाउंट्स के जरिए जहाँ से पैसे आने दिए। ठेठ आबद से दुश्मनी किस लिए थी? क्योंकि इसलिए कि उसके वो जो थे मुख्तलिफ किस्म के पुर्जे जो स्मगल करके यहाँ लाया जाता, स्मगलिंग से बनाया, जैसे भी बनाया। और दूसरी कंट्रीब्यूशन किसी बंदे की है तो डॉ गुलाम इसाक खान की है, जिसने जो फाइनेंस के ऊपर था उसने एक दिन के लिए भी 1 रुपया जो है इधर से उधर नहीं होने दिया, अरेंज करता था जहाँ से भी करता था। इस एटम बम को उसने पूरा करवाया। तो ज़िया साहब की फिर पॉलिसी पे यू टर्न क्यों ले लिया गया? खास तौर पर इंडिया की और अफगानिस्तान वाली बात की जाए, वो अगर पॉलिसी रहती तो आज इंडिया इस तरह हमें आंखें ना दिखाए। देखिए पहली बात यह है कि नवाज शरीफ बुनियादी तौर पे एक कारोबारी बाप का बेटा है और कारोबारी ज़िंदगी चाहता है, और कारोबार के लिए उसको बेहतरीन इलाका जब इंडिया मिलता है, और इंडिया के हिसाब से उसके मफादात हैं। आप ज़रा जाके वो ज़ैबिया वाली मिल देखें ना, जाके वो जो वहाँ पर है सुलह ज़ैबिया के साथ जो है, ये जो उसमें एक पाकिस्तानी अलाउड नहीं है। मैं तो खुद जाके देख के, सारे इंडियन वहाँ एम्प्लॉइज़ हैं जद्दा के अंदर। तो फिर ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म बनाना, फिर बात तो फिर वही आ तो आप इलेक्ट करते हैं ना, मैं क्या करता हूँ? वो तो कहते हैं कि अवाम इलेक्ट नहीं। मैं आपको कहता हूँ मसला सारा यह है कि आप एक लीडरशिप बिल्ड हो गई ना। मतलब यह है कि जब ज़िया उल हक को तो नहीं पता था कि इस तरह का निकलेगा, उसके बाद बदला है ना। नवाज शरीफ तो बदला है 1992 के बाद,
जब वो पहली दफ़ा उसको ख़त्म किया गया है। 92 में तो आया है, 97 में जब दोबारा आया ना, 97 से पहले कब बदला है? उस वक्त बदला है जब गुलाम इसाक साहब से लड़ाई हुई है, ठीक। तो उस वक्त बदला है। उस वक्त उसने कहा कि मैं ये करूँगा। तो नवाज शरीफ साहब बादशाह आदमी है, अब क्या कह सकते। अब वापस मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा आएगा, ना वो आएगा ना जरदारी लगता है। आपने एक प्रोग्राम पे बात की थी कोई F-16 के हवाले से, ये कश्मीर के इशू के दिनों की बात है कि आपने कहा था कि जनरल ज़िया की एक पॉलिसी थी कि बांग्लादेश को भी उन्होंने मजबूत किया ताकि इंडिया दो दुश्मनों के दरमियान रहेगा तो ये कंट्रोल में रहेगा। ये बात थोड़ा बिल्कुल सही बात है। उस वक़्त हमारे तल्लुकात भी ठीक थे, हमारे साथ वहाँ आना जाना भी था। हालत ये थी कि इंडिया जब वहाँ हारा था क्रिकेट मैच कलकत्ता के अंदर, तो आप अंदाज़ा करें कि 70 बैल ज़िबा किए गए थे इंडिया की हार के ऊपर वहाँ पर। और प्रोफेसर गुलाम आज़म जैसे, अब तो हमने तबाह कर दिया ना। अब तो हमने बंगालियों को, इस ख़ास तौर पे जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी थी, हमने उनको फांसी पे चढ़ने दिया। हमने कुछ भी नहीं किया उनके लिए, आवाज़ तक बुलंद नहीं की। तो ज़िया की पॉलिसी ठीक थी। पर एटम बम रखने वाली ताकत जो है वो अग्रेसिव ना हो तो दुनिया में कौन अग्रेसिव होगा? छोटे छोटे मुल्क, नेपाल जैसे मुल्क अग्रेसिव हो जाता है। श्रीलंका ने इंडिया के साथ जंग लड़ी है, कितनी बड़ी जंग लड़ी, उठा के बाहर मारा उसने तमिलनाडु के सपोर्टर्स को। मगर तुम्हारी ऐसी की तैसी। मुल्ला मोहम्मद उमर से कभी बात हुई हो? नहीं, मुल्ला उमर तो खैर मेरे साथ बहुत, वहाँ पर जब मैं 1988 में असिस्टेंट कमिश्नर चमन था तो उस ज़माने में वो वहाँ आते रहते थे, मदरसे में पढ़ाते भी थे। मेरे सामने ही ये सब कुछ बना 1994 कोई आपको ये पूरी सराह शख्सियत लगी मुल्ला मोहम्मद उमर? ईमान, सादा आदमी, तकवा, दीन, तकवा, ईमान, फिरासत, सब कुछ। देखिए मसला समझ होता है कि हम जिस तरह की चीज़ें तसव्वुर करते हैं ना, मुसलमान, इस्लाम उस तरह की बात नहीं करता। इस्लाम मोमन की फिरासत ये नहीं बताता कि वो बहुत क्लेवर, चालबाज और ये वो समझता है कि दीन की समझ क्या है। और क्योंकि वो दीन जो है ना, वो रसूल सल्लम की हदीस और कुरान से वो मुस्तार लेता है। उसका चलना फिरना उठना बैठना वहीं से होता है। तो मुल्ला उमर को दीन पे पूरा अबूर था और उसको पता था कि क्या सूरत हाल है। और सबसे बड़ा कि जहाद के सदबे सरचार था, इसीलिए अल्लाह ने उनको फिरासत अता की। और वो 5 साल वो हैं कि गुज़श्ता 1000 साल की अफ़गान तारीख में सबसे पुरअमन दौर था। तो फिर प्रोपेगेंडा उनके हवाले से फिर गलत है जो, तो प्रोपेगेंडा तो आप, मैंने तो कुछ उनके रिलेटेड, प्रोपेगेंडा तो मेरे बारे में भी ऐसे है। वो दुनिया पूरी समझती है कि मैं एक बहुत ज़ालिम जल्लाद किस्म का आदमी हूँ। क्योंकि मैं जब अपने दोस्तों से मैंने कुछ पढ़ा है मुल्ला उमर के हवाले से ना, मैं कर्नल इमाम से भी मैं मिला हुआ हूँ, तब मैंने नया यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ था 2008 में। तो मुझे एक शख्सियत पूरी इसरार सी लगी। लेकिन जब मैंने ये अफ़गान पीस डील हुई, आपका कालम पढ़ा, आपने कुछ माजी का हवाला भी दिया, कुरानी आयात का भी हवाला दिया कि तुम ही कामयाब हो गए, तो मैंने कहा आपसे ये लाजमी पूछना है कि यार कुछ हमारी नौजवान नस्ल को इस शख्सियत के बारे में थोड़ा सा बता दें। कर्नल इमाम भी मुल्ला उमर को पुरस्कार शख्सियत कभी भी नहीं कहता था। वो ईमान फरोज मुजाहिद कहते थे। कर्नल इमाम जो है, ये जब आए हैं मुल्ला उमर के पास ना, मुझे अच्छी तरह याद है, ये आए हैं 95 की दरमियान में। उस वक़्त तालिबान अपनी हुकूमत कायम कर चुके हुए थे। और ये सबसे बड़ा झूठ है कि तालिबान को ISI या किसी और ने बनाया। जिस वक़्त ये तालिबान बने हैं सितंबर के अंदर, 6 या 7 सितंबर लिखा है, मुझे याद नहीं, 49 लोग थे। और स्पिन बुल्दक में ये सारे का सारा जो था ऑपरेशन किया था उन्होंने। स्पिन बुल्दक अफ़गानिस्तान में चमन बॉर्डर के ऊपर एक जगह है जहाँ पर किस ज़माने में इस्मुतला मुस्लिम का डेरा होता था और उसने कंटेनर रखे हुए थे और करारगा नाम लिया था उसने। वहाँ अगवा करता था, अगवा बड़ा तावान लेता था चमन वालों से, क्योंकि चमन वाले बहुत अमीर लोग हैं, सारे स्मगलिंग करते हैं। तो उस जगह पर एक डेरा था बहुत बड़ा, आके उन्होंने बनाया हुआ था मुख्तलिफ लोगों ने। और उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्या नाम था उसका सरबरा। तो वो हर ट्रक से पैसे लेते थे। तो तालिबान ने एक ट्रक के अंदर अपने 49 में से 43 मुजाहिदीन को डाला और ऊपर डाला तरपाल। तो उन्होंने कहा जी क्या है? उसने कहा जी इसके अंदर फ्रिजें हैं। उसने कितनी फ्रिजें हैं? उसने कहा 45 फ्रिजें हैं। तो उनके 45 का पैसा जो उन्होंने दिया, जो रिश्वत देनी होती थी, और उन्होंने ट्रक को बुल्दक के अंदर आने दिया। जैसे ही बुल्दक के अंदर पहुंचे उन्होंने बंदूकें निकाल ली और बुल्दक फतह कर लिया। उसके बाद वहाँ से उन्होंने कंधार मैसेज भेजा था और कहा था कि हम आ रहे हैं। और कंधार पहुँचने से पहले कंधार की फ़ौज जो थी वो सरेंडर कर चुकी हुई थी। और वहाँ पर मुल्ला उमर ने कहा था कि मुझे ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिले थे और उन्होंने कहा था कि जाओ इनके खिलाफ जहाद का ऐलान करो, जिन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान का अमन बर्बाद किया, ये जहादी तंजीम है। तो एक जुब्बा है
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पर वैसे करने वाला, उस जुब्बे के ऊपर बैत ली थी मुल्ला मोहम्मद उमर ने तमाम लोगों से। कहा जाता है वो 2 दफ़ा जुब्बा निकला है, फिर मज़ार शरीफ के वो जो नहीं, मुझे एक दफ़ा का पता है। जब एक मुल्ला दफ़ा, उमर ने बैत ली थी। हाँ, मुल्ला उमर बैत वही उसी वक्त। तो वो लोग जब्बा तो कंधार में है हाँ, ना, मज़ार शरीफ में तो नहीं है। ठीक। तो वहीं पर बैत हुई थी और उस बैत के बाद फिर ये फिर चल पड़े थे। ये जब काबुल के करीब पहुँच गए हैं ना, तो तब ये अपना क्या नाम है कर्नल इमाम और खालिद ख्वाजा साहब ये वहाँ पहुँचे। उस वक़्त तक जितनी भी सिक्योरिटी की मीटिंग होती थी वो मैंने अटेंड की हुई हैं, बड़ी-बड़ी। ये आईएसआई का चीफ, ये है फलाना चीफ, ये सारे कहते हैं ये तालिबान कौन है? ये किधर से आ गई यार? ये किधर है? कौन है? कोई जानता है? तो मैं चूँकि जानता था मुल्ला उमर को, उन लोगों को, तो मैं सबसे बड़ा मुखबर बन गया था कि हाँ, उसको पता है यार। तो फिर जिस वक़्त वो उन्होंने जब तालिबान एस्टेब्लिश हो गए, फिर पाकिस्तान ने वफ़द भेज के उनको एक्सेप्ट भी कर लिया। फिर उसामा बिन लादेन वहाँ चूँकि पहुँच गया था और उसामा बिन लादेन को जो लोग छोड़ के आए थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो वो उनके साथ सबके साथ आपके दोस्त ने तो इंटरव्यू भी किया हुआ है ना उसामा बिन लादेन का। हाँ, वो तो उसका इंटरव्यू जो है तो उसने किया, उसको खैर छोड़ो इस बात को। उसामा बिन लादेन जो था इसको इस बाकायदा रखा, ये बैत नहीं करता था। फिर मुल्ला उमर ने कहा था जब तक तुम बैत नहीं करो तुम कार्रवाई नहीं करते, फिर इससे बैत की थी बेकायदा। तो मैं तो फिर उसके बाद सारे सऊदी अरब ने भी मान लिया, यूएई ने भी मान लिया, फिर तो ठीक, फिर सारे ऑन करने लग गए नहीं हमारे बच्चे हैं। फिर तो नसीरुल्लाह बाबर ने भी कहा हमारे बच्चे, नसीरुल्लाह बाबर को जानते तक नहीं थे तालिबान ये कौन चीज़ है, किस बला का नाम है नसीरुल्लाह बाबर। तो बहरहाल आप जो मर्जी कहे, इतना मुझे पता है कि थाई सादगी से उनका आगाज़ हुआ था और वहीं से उन्होंने चल के उन्होंने सिर्फ महीने 1.5 महीने के अंदर, हमारे होम सेक्रेटरी होते थे अजीज़ लूनी साहब, तो उनके पास ये मीटिंग थी, सारे हेड जमा थे जिस वक्त पहली दफ़ा उन्होंने कंधार फतह किया। तो ISIB और MIB और IBB ऐसा किसी को पता है यार तालिबान कौन है? तो वो पूछते जितने नाम किसने रखवाया इनका तालिबान, इतना नहीं पता था पाकिस्तान को जब उन्होंने कंधार से निकल के काबुल तक चढ़ पड़े थे। एक ख्वाब का जिक्र किया था, वो क्या था? एक नहीं, ख्वाब का तो कोई जिक्र नहीं। जनरल महमूद से मैंने इंटरव्यू भी लिया, 3 कॉलम्स हैं उसके अंदर, और ख़ासतौर जनरल महमूद से पूछना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर बात है वही मौजूद थे। तो वो उन्होंने जनरल महमूद हैं, उसके बाद याद वज़ीर हैं और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। मोहम्मद भी एक दफ़ा ये मुशर्रफ ने भेजा, मुशर्रफ ने जी मैं वही बात कर रहा हूँ। हुआ ये था कि जनरल महमूद वाला हिसाब बता देता हूँ। आगे की बात जो है वो चूँकि बहुत ज़्यादा इस तरह की, देखिए जनरल महमूद जिस वक्त अमेरिका में थे तो अमेरिका में उनको भेजा गया था कि आप जाकर थोड़ी सी हमारी इमदाद लेके आएँ, क्योंकि अब्दुल सत्तार वज़ीर ख़ारिजा फेल हो गया था, नेशनल लेवल पे फेल हो गया, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं थी वहाँ पर। तो जॉर्ज टेनेंट सबसे बड़ा लंबा अरसे तक वो रहा है वहाँ पर, ISI का सरबराह, CIA का सरबराह। तो जनरल महमूद उनसे मिले तो उसने ना कर दिया, उसने कहा भाईजान मज़े करो, हमारी आपकी ज़रूरत नहीं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं। तो कहते हैं कि मैं वहीं पर वाशिंगटन में ठहरा हुआ था, तो अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी, तो वाशिंगटन के जो हैं सफ़ीर उन्होंने कहा कुछ पाकिस्तानी आपके साथ से मुलाकातें करना चाहते हैं, तो आप 2-1 दिन एक्सटेंड कर सकते हैं अपना दौरा। तो मेरी बीवी भी साथ थी, मैं उनकी मिसेस से भी मिला हूँ, तो सारा वो ऑर्डील बताती हैं, तजर्बे बताते हैं। तो कहते थे कि हमने वहाँ पर जब वहाँ पहुँचे हैं तो 2 दिन में रुका, तो अगले दिन न्यूयॉर्क 9/11 हो गया। ये 7 सितंबर को 8 को वहाँ रुके, तो 9 को 9/11 हो गया, तो सारा काम स्टैंड स्टिल हो गया। तो फिर कहते हैं मैं अफसोस के लिए गया जॉर्ज टेनेंट के पास कि मैं बात करूँ, मैंने टाइम लिया, मैंने कमाया। तो जॉर्ज टेनेंट जिससे तुमसे मिला है नॉन रिकॉर्ड, तो इतना लंबा कद का आदमी, कहते हैं मुझे हैरानी हुई कि हिचकियाँ मार मार के रो रहा था और उसके आंसू मेरे कंधे पर महसूस कर रहा था, और वो कशकोल जो मैं लेके गया था वो कशकोल मेरे सामने वापस आ गया था। और ये मुशर्रफ झूठ बोलता है कि कहते उन्होंने कहा था कि मुझे कहा गया था कि हम पत्थर के दौर में, झूठ बोलता है। वो अमेरिका तो ये कहते थे हम चाहते क्या हमें इस बेइज्जती से निकालें, क्योंकि जो इवेंट है 9/11 का CIA से भी अबव प्लान हुआ है, यानी CIA की हेडक्वार्टर्स को भी शायद पता नहीं जिसका सूरत हाल हुई। आप सुनते हैं ना, जो सबसे बड़ा डिविंडी प्रोफेसर था जिसने निकाला था इसका CIA के 9/11 का, वो मैं कॉलम भी उसमें लिखा था, उसको फिर उन्होंने कत्ल कर दिया था। उसने कहा था बेसिकली हुआ ये है कि ये चारों प्लेन्स जो हैं, इन प्लेन्स के अंदर उन्होंने एक छोटे से कैप्सूल्स थे, उन कैप्सूल्स के अंदर उन्होंने पॉइजनस गैस रख दी थी। उस पॉइजनस गैस को जैसे ही वो जहाज़ उड़ा है, उस जहाज़ को उड़ने के साथ ही वो पॉइजनस गैस के कैप्सूल फाड़े गए हैं और विद इन 1 मिनट एवरीबॉडी वाज डेड।
तो वो जो कैप पूरा जहाज़ था वो 400 बंदों का, वो एक कॉफन बन गया था 400 बंदों का, और पायलट ऑटो पायलट पे चला गया था, वो नीचे से कंट्रोल हो रहा था उस ऑटो पायलट जो था उसका। और क्योंकि न्यूयॉर्क का शहर जैसा है कि उसके अंदर अगर आप जाएं तो उसमें अंदर इस तरह आप चला ही नहीं सकते जहाज़, क्योंकि 60 मंजिला बिल्डिंगें, 90 मंजिला बिल्डिंगें आप नहीं चलाते, कोई ह्यूमनली पॉसिबल नहीं, आदमी का हाथ कांप जाता है। तो सिर्फ ऑटो पायलट जो है उसको लेके गया था और वो उसने मारा था। और वो उसके बाद उसने कहा कि ये कॉल्स की भी पूरी तफसील दी थी कि 10,000 फुट के ऊपर कॉल्स हो सकती है, कॉल्स कैसे हैं। तो वो बुनियादी तौर पर उनके भी, तो फिर इसको फिर वापस भेजा गया था, ये कहा वहाँ बंद रख दिया, ना इसको वापस भेजा गया। जब वापस पहुँचा तो उस वक्त नेगोशिएशन काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गई हुई थी। ये काफ़ी सारे लोग, पाकिस्तान के भी 2 उलमा थे, 1-2 जर्नैल थे, ये सारा कुछ करा चुके हुए थे। तो आखिरी जो मुलाकात हुई है तो उसमें मुल्ला उमर ने उनको कहा था कि आप मेरी शूरा को जाके काबुल में जाके एक दफ़ा बता दें आप जो चाहते हैं। तो उस वक़्त तक अटैक हो गया हुआ था अमेरिका का। बलूचिस्तान में आजकल फिर शर अंगेज़ी शुरू हो गई है, पाकिस्तान आर्मी के जवानों की शहादतें भी हो रही हैं और अकबर बुगटी वाले वाक़ये के बाद कहा जाता है जी मामलात ख़राब हुए। तो आपका तजुर्बा क्या है? देखिए, मैं मुशर्रफ को बहुत बड़ा ज़िम्मेदार समझता हूँ, उसको उसकी खराबी का, पूरे इस वाक़यात का। और उसके अंदर भी हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का भी बहुत बुरा रोल रहा है कि वो हमेशा समझते रहे हैं कि एक बंदा जो है अगर लार्जर दैन साइज़ हो गया है तो उसको ठीक करो, कट डाउन करो, ये करो, उसके मुकाबले में दूसरे लीडर्स को उठाओ। अकबर बुगटी के साथ जब मामला तय हो गए थे, मुशाहिद हुसैन और शुजात वगैरह चले गए थे, तो इसके तय हुआ था कि अब मुशर्रफ से मुलाकात करेगा। तो वो 40-45 किलोमीटर दूर है अकबर डेरा बुगटी से जो सुई है, तो वहाँ सोचा था कि जहाज़ आएगा। तो अकबर बुगटी अपने सारे कबीले वालों को कह के बाकायदा वो कबायली सूट वूट पहन के वो सुई पहुँचा है और वहाँ जाके वो बैठा है और उन्होंने जहाज़ नहीं भेजा। तो वो खुद कहा करता था कि अब मेरे पास अपने कबीले में वापस जाने के लिए कोई चेहरा ही नहीं था कि मैं कर सकूं। और फिर उसके बाद जो साथ बीती है, सब कुछ हुआ, वो अपनी जगह है। लेकिन अब जो है तरक्की ने बहुत बदल दिया है। मैं जब वहाँ पर था, आप अंदाज़ा करें, मैं यूनाइटेड नेशंस में था पहले जब मैं वहाँ था, तो 1982 में 82 में मैं गया था कोयटा से गवादर, तो मुझे 24 घंटे लगे थे और आज वहाँ से 8 घंटे में लोग गवादर पहुँच जाते हैं। आज तुर्बत का शहर जो है वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न सिटीज़ हो चुका हुआ है। तो अब ये जो हो रहे हैं ना, ये बेसिकली आईडीज़ हैं, ये प्लांटेड किस्म की चीज़ें हैं। ये बलूचिस्तान की ट्रेन ऐसी है कि जिसके अंदर आप प्लांटेड जो हैं वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कोई हमला नहीं है, हमले का ज़माने गुजर चुके हुए हैं। मुझे एक हाँ देखिए, सब प्रॉक्सी भी नहीं है, ये तो ज़मीन के अंदर दफन करके भाग जाओ, कोई भी दाग सकता है, शरारत कोई भी कर सकता है। जैसे बच्चे जो है घंटी बजा के भाग जाते हैं वैसे ही होते हैं, वो और कुछ भी नहीं है। आप शुरू में था, शुरू में सिचुएशन थी। देखिए, पहला हुआ है उनका वहाँ पर हुआ है पीर गैब में सबसे पहला कत्ल हुआ था पंजाबियों का शिनाख्ती कार्ड देख के, और कोई नहीं बोला था यहाँ पर, सब बलोचों के हिमायत में बोले थे। ठीक, तो वो मैं बीडीए का, चूँकि सेक्रेटरी बीडीए रहा हूँ, तो मेरे बच्चे बिल्कुल मेरे नीचे काम करते थे, तो उनको मारा गया था और बाकी को बचा लिया गया था। तो इस दफ़ा वहाँ पीरगाह में खुद आने की जरूरत नहीं हुई किसी, पीरगाह में उन्होंने नीचे वो लगाया हुआ था छुपा के। इस दफ़ा दूसरा मंद में हुआ, मंद में हमेशा गाड़ियों पे ऊपर से हमला होता था, अब किसी की जरूरत नहीं, अब नीचे लगाया हुआ है। तो ये भी कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, मेरी बात सुने, पाकिस्तान का जो सिनेरियो सीपैक के बाद बदलने वाला है ना, वो अमेरिका नहीं है कि जिसको 15 जहाज़ों पे और उस पे ला के यहाँ पर फौज लानी पड़ेगी। ये चीन है, इसने सिंकियांग क्रॉस करना है और पाकिस्तान पहुँच जाना है। मैं कई दफ़ा बलोचों से कहता हूँ कि आप इससे मिल के एक बिल्टअप कर लें। यहाँ तो अब पाकिस्तान के लिए भी, जितना पाकिस्तान में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट हो गई है, पाकिस्तान के लिए भी अब जान छुड़ाना, क्या पाकिस्तान पे माजे से मुकरना मुश्किल हो जाएगा। तो 40 लाख बलोच हैं, 40 लाख बलोच तो लेवा करते रह जाएंगे, कुछ भी नहीं है। हैसियत क्या होती, जो तानीमन स्क्वायर में 2-2.5 लाख बंदा जो बुलडोजरों से मार देते हैं। तो एक बात है कि इंटरनेशनल रियलिटी को समझना चाहिए। वियतनामियों ने लड़ा के आकर अमेरिका के साथ सुलह करके बैठे हुए हैं। इंडिया सपोर्ट कर रहा है, फिर इंडिया को थ्रू चाहते हैं कि चाइना को ना आने दे। देखें, एक बात सुने, अगर सीपैक की रोड के ऊपर एक दफ़ा सड़क पे लोग चलना शुरू हो गए, 68 मुल्क शामिल हैं उसके अंदर, तो फिर नहर सुएज की तरह इसको कोई बंद नहीं कर सकेगा, फिर बॉस्फोरस की तरह इसको बंद नहीं कर सकेगा। वो चाहते हैं इसके ट्रक चलने से पहले
हम जो रोक सकते हैं रोक लें। और मुझे लगता है कि इंडिया शायद हमला कर दे इसको रोकने के लिए, यही एक रास्ता रह गया है वेस्ट के पास चाइना की इन्वेस्टमेंट को तो रोकने इंडिया को कौन यही की रात तंग कर रहा है फिर ये? का। इंडिया खुद लड़ना नहीं चाहता, लेकिन मसला ज़रा ये है कि इंडिया के अंदर मोदी ने एक कैफियत ऐसी पैदा कर ली है कि वो समझता ये है कि हर बंदा जो है वो विष्णु का अवतार है और हर बंदा जाके पाकिस्तान को शिकस्त दे देगा। इंडिया तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जैसे कहते हैं वल्नरेबल मुल्क है, जिसको लड़ाई का सोचना भी नहीं चाहिए। जिस मुल्क के अंदर 22 करोड़ बल्कि 25 करोड़ मुसलमान जो हैं वो इंडिया के ख़िलाफ़ वर्क कर रहे हों, इंडिया के ख़िलाफ़ हो चुके हों, जिस मुल्क का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर जिनमें से आधा कश्मीर में हो और आधा जो है पंजाब के अंदर हो और दोनों जगह आज़ादी की तहरीकें चल रही हों, आप मुझे बताएं उस बॉर्डर के अंदर अमन से फ़ौज मूव कैसे कर सकते हैं? इंडिया को तो इस वक्त जंग सबसे महंगी है, सोच ही नहीं सकता उसको। ये बस हिंदुत्व वाला जो मामला है, बस वो होता ही है ना, जैसे हमारे यहाँ होता है ना स्पाई साहबार स्वाय मोहम्मद बना ली थी ना, तो मौलवी जिससे वो जो होता है ना वर्कर, वो मौलवी की गर्दन पे जाके बैठ जाता है कि हमारा भाई मरवाया था, अब तुम खुद भी मरो। तो इसीलिए वो कहा कहते हैं जाता है कि हमारे पास भी फिर गजनवी है। बस ऐसे